एरोप्लेन के गायब हुए 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था। ना ही प्लेन रडार पर दिखाई पड़ा, ना ही पता चला लोकेशन। तीसरे दिन एयरपोर्ट के एटीसी से बातें की गई, जानने की कोशिश की गई जब प्लेन से आखिरी बार कांटेक्ट हुआ तो क्या बातें हुई, हालात कैसे थे प्लेन के अंदर। एटीसी ने बताया, हम आखिरी बार कैप्टन से बातें किए थे, सर्किट ब्रेकर की प्रॉब्लम थी, बट अगले ही सेकंड सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसकी ये बातें सुन जांचकर्ता हैरान रह गए, क्योंकि हर पायलट का काम अलग अलग होता है। एटीसी से बात करने की परमिशन होती है फर्स्ट ऑफिसर्स की। कैप्टन कैसे हो सकते हैं रेडियो कॉल पर? कहा गया प्लेन को गायब करने का हाथ है फर्स्ट ऑफिसर्स का। ये है देश थाईलैंड। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर एक प्लेन थाई एयरवेज फ्लाइट 311 रेडी हो रही है टेक ऑफ के लिए। प्लेन में 14 क्रू मेंबर तथा 99 पैसेंजर, टोटल 113 लोग सफर करेंगे। प्लेन का लगभग 3.5 घंटे से ज्यादा की यात्रा तय करके जाएगी देश नेपाल के काठमांडू के एयरपोर्ट पर। यह एयरपोर्ट है हिमालय के बहुत नजदीक, मतलब ये हिमालय में मध्य गर्मी का समय था। नॉर्मल टाइम पर बैंकॉक से प्लेन टेक ऑफ की, सभी बढ़ रहे थे काठमांडू की ओर। यह एक पहाड़ी एयरपोर्ट है, बहुत से टूरिस्ट सिर्फ इसी के लिए, इसी दृश्य के लिए आते थे। थाई एयरवेज का प्लेन एयरबस A310 है, मीडियम से लेकर लॉन्ग रेंज का एक ट्विन जेट है। कुल मिलाकर है एक शानदार विमान। डिसेंट ऊंचाई पर लगभग 20 टन का भार ले जाने में सक्षम है। नेपाल की राजधानी काठमांडू समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर है। जब भी प्लेन इतने ऊंचाई पर जाती है तो नेविगेट करने के लिए ऊंचाई की ही जरूरत पड़ती है। समस्या सिर्फ नेविगेट करने का ही नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम होती है यहाँ की ऊंची पहाड़ियाँ। प्लेन लगभग 3 घंटे से ज्यादा की दूरी कंप्लीट कर चुकी है। काठमांडू के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किए, उतरने की परमिशन मांगी जाने लगी। पहली बार के रिक्वेस्ट के बाद सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वे एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार रिक्वेस्ट किए, एयरपोर्ट से जवाब नहीं आया। वे बार बार पूछने की कोशिश कर रहे थे, क्या आप हमें सुन रहे हैं? ऐसा अक्सर नहीं होता। यहाँ होने का एक ही रीजन है, ऊंची पहाड़ियाँ। अक्सर ऐसे इलाकों में ऐसी प्रॉब्लम होती थी। आखिरकार नेपाली कंट्रोलर कॉल को सुना। सबसे पहले एयर ट्रैफिक को चेक किया, सब कुछ क्लियर दिखने के बाद उतरने की परमिशन दे दिया। इस वक्त जो कंट्रोलर है उसे एक्सपीरियंस था बहुत कम, सिर्फ है 9 महीने का एक्सपीरियंस। देखा जाए तो वो पूरी तरह से नया नहीं था, पर फिर भी उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। सब कुछ क्लियर होने के बाद कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया, महिलाओं और सज्जनों, हम जल्द ही काठमांडू में उतरने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अपने ट्रे टेबल को समेट लें, लैंडिंग की तैयारी में सीट बेल्ट बांध लें। प्लेन अपने डेस्टिनेशन से है सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर। उस समय आसमान में बहुत सारे बादल थे। काठमांडू का त्रिभुवन हवाई अड्डा सबसे चुनौतीपूर्ण हवाई अड्डे में से एक है। राजधानी के ऊपर ऊंचे पहाड़ पायलटों को अन्य हवाई अड्डे की तुलना में तीव्रता से उतरने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ ऐसा ही फील हुआ फर्स्ट ऑफिसर्स को। काठमांडू के नजदीक पहुंचने के बाद भी तीव्रता नॉर्मल से ज्यादा थी। एक बार फिर से एटीसी से कांटेक्ट किए, रनवे 2 पर लैंड करने की परमिशन चाहते हैं। एटीसी कंफर्म कर दिया, वे रनवे 2 पर उतर सकते हैं। पायलट के सामने एक छोटी कंडीशन है, उन्हें रनवे 2 पर सीधे उतरना होगा, ना कि किसी तरह का रास्ता बदलकर वापस लौटने की। सीधा उतरने के लिए इसलिए भी कहा गया ताकि पहाड़ियों से दूर रहें, जो स्थित है उत्तर में। रनवे से नजदीकी जैसे कम हुई, गड़बड़ होना शुरू हुआ। एटीसी द्वारा सूचित किया गया कि रनवे 2 पर लैंड करने के लिए सेफ नहीं होगा, बारिश हो रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है। 2 पर जाने की बजाय रनवे 20 पर जाना होगा। अचानक मौसम खराब होने का मतलब है वे उत्तर की ओर से ही आ सकते हैं। दिखने में जितना आसान है वास्तव में है नहीं। कैप्टन ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। कैप्टन एटीसी को सूचित किए, हम रनवे 2 पर ही उतरना चाहते हैं। खराब मौसम की वजह से एटीसी उतरने की परमिशन नहीं दे रही थी। अगर उन्हें लैंड करना है तो पहले जाना होगा उत्तर में, फिर एक राउंड के बाद आना होगा रनवे 20 पर। ऐसा करना एक हद तक संभव है, पर खतरे भी उतने ही हैं। वो पूरा इलाका घिरा था पहाड़ियों से, छोटी सी भी गलती हुई तो टकरा जाएंगे पहाड़ियों से। इन्हीं समस्याओं की वजह से कैप्टन ने डिसाइड किया कि काठमांडू में लैंड करना सुरक्षित नहीं होगा। अब इंडिया के कोलकाता जाना चाहते हैं। ये सुनते ही फर्स्ट ऑफिसर्स फ्यूल को चेक किए, फ्यूल पर्याप्त था। कोलकाता तो बहुत कम है, इतने फ्यूल से वापस जा सकते हैं बैंकॉक। भले ही एक पल के लिए सोच लिया गया,
मगर ऐसा करने का मतलब है यात्री अपने मंजिल से लगभग 650 किलोमीटर से ज्यादा दूर पहले उतरेंगे। वापस लौटने का निर्णय लेते कि पता चला रनवे 2 खाली है, अब फिर से जा सकते हैं। इस तरह मौसम के क्लियर होने से एक अच्छी खबर मिली। आगे बढ़ने से पहले 2 बार एटीसी से कंफर्म किए। दोनों बार कहा गया हाँ रनवे 2 खाली है, आप आ सकते हैं। जैसा कि ये वापस लौटने वाले थे, साथ ही थे रनवे के करीब भी, इसलिए ऊंचाई थी नॉर्मल से ज्यादा। अब सामने एक ही रास्ते थे, प्लेन को फिर से 8000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाए, एक चक्कर लगाकर लौटा जाए वापस। कैप्टन ने वापस मुड़ने तथा फिर से प्रयास करने का फैसला किया। ऐसा करके लैंडिंग के लिए अच्छी दूरी मिलेगी। फ्लाइट मैनेजमेंट का यूज करते हुए फर्स्ट ऑफिसर्स रनवे 1 का नेविगेशन पॉइंट, जिसे रोमियो कहा जाता है, को देखता है ताकि उनके पहुंच को फिर से शुरू किया जा सके। पर यहाँ एक समस्या थी, सिस्टम रोमियो के लिए फ्लाइट पाथ को लॉक नहीं करेगा। घने बादलों में उड़ान करने से सामने की दृश्यता बहुत कम थी। एटीसी से जानना चाहते हैं वे हवाई अड्डे को कब तक देख सकते हैं। दोबारा जांच शुरू हुई। आगे कुछ समझ पाते कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग बजने लगी। इसके बाद से अचानक प्लेन रेडार से गायब हो गया। एटीसी बार बार प्लेन से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की मगर नहीं हुआ। नहीं जानते क्या हुआ प्लेन के साथ। जल्द ही नेपाल के पहाड़ों में प्लेन की खोज शुरू हुई। 113 पैसेंजर को काठमांडू ले जा रहा प्लेन गायब हो चुका था। जब तक विमान मिल नहीं जाता जानना मुश्किल था कि क्या हुआ है। रेस्क्यू टीम काठमांडू के दक्षिण में दर्जनों मील एरिया में खोज शुरू की। घंटों की खोज के बाद भी विमान कहीं नहीं मिल रहा था। समय बहुत इम्पोर्टेंट था। ऊंचा हिमालय कभी भी बारिश ला सकता था, ऐसे में खोज बंद हो जाएगी। साल 1992 में एटीसी के पास रेडार नहीं था। रेडार एक साइड टूल है, ये पहाड़ों जैसी चीजों के आर पार नहीं जाता। ऐसे में काठमांडू पहाड़ियों के बीच रेडार कवरेज सीमित होगा। माउंटेन्स आगे बढ़ने से रोकेंगे। एयरपोर्ट से जब आखिरी बार कांटेक्ट हुआ, प्लेन दक्षिण में थी 20 किलोमीटर दूर। एटीसी ने बताया कि उस समय कैप्टन किसी टेक्निकल फॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे, बट अगले सेकंड कहा गया कि सब कुछ ठीक है। वक्त के साथ प्लेन का पता लगाना मुश्किल हो गया। जांच अगले 48 घंटों तक चली पर प्लेन का कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन इन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। लोकल द्वारा बताया गया रनवे के उत्तर में कुछ लोहे के पार्ट मिले हैं। उन्हें डाउट है ये लोहे का पार्ट उसी प्लेन का है जो गायब है पिछले 2 दिनों से। इस खबर पर जांचकर्ता विश्वास नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्ट की गई दुर्घटना स्थल उस जगह नहीं है जहां पर ये खोज कर रहे थे। सोचना भी मुश्किल था प्लेन हवाई अड्डे के उत्तर में होगा। काठमांडू के उत्तर में तिब्बत के सीमा के पास हिमालय की चोटियां लगभग 20,000 फीट तक पहुंचती हैं। ये नॉर्दर्न समिट ही वह रीजन है कि सभी प्लेन उत्तर से आते हैं रनवे पर, जहां के पहाड़ियों की ऊंचाई है सिर्फ 8,000 फीट। यही रीजन है कि सोचना मुश्किल था प्लेन उत्तर में गया होगा, बट फिर भी जो जानकारी मिली उसके अनुसार सर्च करना बहुत जरूरी था। जब रेस्क्यू टीम लोहे के पार्ट को देखी तो क्लियर हो गया यह प्लेन का ही है, बट प्लेन कहाँ है ये नहीं पता। खोज के लिए और ऊपर जाना बहुत मुश्किल था। रेस्क्यूअर के लिए सामने ऐसी चुनौती थी जिसका सामना पहले कभी नहीं किए हैं। पहाड़ियाँ इतनी ज्यादा स्ट्रेट है कि हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं उतर सकती। एक ही रास्ता है, पैदल चढ़ाई करना। ऊंचाई थी लगभग 3000 फीट से ज्यादा। वास्तव में ये खतरनाक 5 घंटे की चढ़ाई होने वाली थी। हर किसी को सावधान रखने की जरूरत थी। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी हाइपोक्सिया का खतरा भी बढ़ता रहेगा। ज्यादा समय नहीं लगा ये जानने में कि ये पहाड़ कितने खतरनाक हैं। जांचकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई। मरने वाला शख्स था ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर। उच्च ऊंचाई पर पतली हवाओं के कारण हाइपोक्सिया तथा ब्लड में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई। एक के मौत के बाद क्लियर हो गया कि ऊंचाई पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब तक दूसरी टीम बाकी डेटा के अनुसार जानने की कोशिश कर रही थी कि प्लेन उत्तर में गई क्यों। एयरबस को हवाई अड्डे के नॉर्थ में कभी नहीं उड़ना चाहिए था। इसी समय प्लेन में एक बड़े खराबी का खुलासा हुआ। उड़ान से एक दिन पहले सर्किट ब्रेकर में खराबी आई थी। इसका कनेक्शन था विमान के नेविगेशन सिस्टम से। यह इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करती है। लैंडिंग की परमिशन मिलने के बाद के सभी पहलुओं के कड़ी को आपस में जोड़ा गया तो प्लेन के गायब होने का सच सामने आने लगा। साथ ही ये भी मालूम पड़ेगा कि प्लेन के होने की संभावना कहाँ सबसे ज्यादा है। जैसे पायलट उतरना शुरू करते हैं सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट कुछ ही पलों में फर्स्ट ऑफिसर्स ने कहा कि शायद ये हम नहीं कर सकते। कृपया कलकत्ता के लिए ईंधन की जांच करें। कैप्टन जैसे कलकत्ता की ओर टर्न करने का फैसला किए माहौल बिगड़ने लगा कैबिन में। वास्तव में फर्स्ट ऑफिसर्स के वे जवाब नहीं थे जिसे कैप्टन चाह रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। उलझने और बढ़ती कि अगले पल सुनने को मिला कि रनवे 2 पर आ सकते हैं।
जांचकर्ताओं को यहाँ कुछ गौर करने को मिला। पायलट को अपने अपने काम को कैरी करना बहुत जरूरी होता है, पर यहाँ कई मामले में कैप्टन ही रेडियो ट्रांसमीटर का काम संभाल रहे थे। समय के साथ कैप्टन की निराशा बढ़ने लगी। रनवे पर आने के लिए प्लेन के पंखों का फ्लैप्स बढ़ाना पड़ता है। ऐसा करते समय अचानक वार्निंग मिलने लगी। फ्लैप्स को फुल कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं बढ़ाया जा सकता, जो कैप्टन के लिए आवश्यक था। अब तक लैंडिंग के लिए बहुत देरी हो चुकी थी। फिर से कलकत्ता वापस लौटने का फैसला किए। यहाँ ये पता चल गया टेक्निकल प्रॉब्लम में सर्किट ब्रेकर का कोई रोल नहीं था। विंग के फ्लैप्स की समस्या ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। कोलकाता लौटने पर विचार कर ही रहे थे, अचानक फ्लैप्स बढ़ गया। मतलब फ्लैप्स की समस्या हल हो गई। इसके बाद एक बार फिर टर्न लेकर रनवे पर आना चाहते थे। समस्या हल होने के बाद भी निराशा बढ़ गई। पायलट की ओर से जवाब आया, इस समय रनवे पर नहीं उतर सकते हैं, हमें मुड़ना होगा बाईं ओर। एक राउंड लगाकर वापस आएंगे उत्तर की ओर। कई बार परमिशन मांगी गई बाईं ओर मुड़ने के लिए, पर एटीसी उन्हें उत्तर की ओर नहीं बढ़ने दे सकती। परमिशन न होने के बाद भी कैप्टन खुद डिसाइड किए आगे बढ़ने का। लेफ्ट साइड टर्न कर लिए। कुछ ही पलों में कॉकपिट में डिसअपीयरेंट मोमेंट फिर से आया। नेविगेशन सिस्टम फेल होने लगा। जल्दी फर्स्ट ऑफिसर से एक चौंकाने वाला सच सुनने को मिला, हम जा रहे हैं उत्तर की ओर। सही डायरेक्शन का पता चलने के बाद एटीसी को फील हुआ शायद ये दक्षिण की ओर आने में सफल हुए, लेकिन जब फर्स्ट ऑफिसर्स के रिकॉर्ड को गहराई से देखा गया तो चौंकाने वाला सच पता चला। थाई एयरवेज उन्हें इस तरह वर्गीकृत किया कि वे कैप्टन बनने के लिए सक्षम हैं, बट फिर भी उन्हें फर्स्ट ऑफिसर्स का ओहदा दिया गया। शायद इसी को प्रूफ करने के लिए वे सब कुछ किए जो कैप्टन को करना चाहिए था। देखो ये रनवे है। क्रू रनवे 2 पर उतरना चाहता था। लगभग उन्होंने यहाँ मिस अप्रोच का निर्णय लिया। यहाँ से टर्न लेने के बाद लेवल होना था। सीधे होने और रोमियो की ओर जाने की बजाय 360 डिग्री टर्न लिए। जाने लगे उत्तर में पहाड़ियों की ओर। टर्न लेने के बाद जब प्लेन को लेवल करना था, उसी समय एटीसी ने ट्रैफिक की सूचना दी। कहा गया आपको 11,500 फीट की ऊंचाई पर नीचे आना होगा। वास्तव में ये वही समय था जब उन्हें टर्न लेना बंद कर देना चाहिए था, बट ये इतना बिजी हो गया कि टर्न करना बंद नहीं किया। एक ही समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करने लगे। उनके दिमाग में जो 3D चित्र था कि वे कहाँ हैं भूल गए। बिना एहसास किए हेडिंग नोक को काफी समय तक घुमाए रखा। टर्न लेने के 2 मिनट बाद कैप्टन ने दूरी पूछी रनवे से। रिपोर्ट मिला वे 8 किलोमीटर दूर हैं। यहीं से चिंता बढ़ने लगी। कैप्टन द्वारा रोमियो की ओर रिपोर्ट किए हुए 5 मिनट हो चुके थे। अगर वे हवाई अड्डे से दूर दक्षिण की ओर मुड़ रहे हैं तो उन्हें लगभग 40 किलोमीटर दूर होना चाहिए, बट यहाँ बताया जा रहा है वे हैं सिर्फ 8 किलोमीटर दूर। कंट्रोलर स्क्रीन पर नहीं देख सकता कि प्लेन कहाँ है, केवल दिमाग में सिर्फ ये चित्र बना सकता है कि प्लेन हो सकता है यहाँ। कैप्टन को अभी भी लग रहा था वे दक्षिण में हैं। जल्द ही टर्न लेकर रनवे 2 पर उतरेंगे। इसी समय अचानक कैप्टन कह उठे कि हमारे डिस्प्ले बता रही है हम उत्तर में हैं। वास्तव में अपने डेस्टिनेशन से बहुत दूर थे। अब तक बहुत देरी हो चुकी थी। एक ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग बजने लगी। प्लेन बताने की कोशिश कर रहा था हम जमीन के नजदीक हैं। गलती को सुधारने का समय नहीं था। प्लेन टकरा गई सामने की पहाड़ी से। कुछ दिनों बाद काठमांडू से लगभग 40 किलोमीटर दूर प्लेन का मलबा मिला। ये था पहाड़ी के बिल्कुल नीचे। इधर उधर आग के सबूत थे, मगर प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। सभी 113 लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। काठमांडू जैसे वातावरण में रेडार बहुत जरूरी था। आगे चलकर रेडार लगाया गया ताकि फिर से ऐसा न हो। इस घटना ने यह भी दिखाया कि पायलटों के बीच टीम वर्क कैसा होना चाहिए। कॉकपिट में जो भी रूल्स हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पायलट को सभी का काम करना बंद करना होता है। ऐसे हालात में किसी पॉइंट पर कहना जरूरी होता है कि अब बहुत हुआ, मैं विमान उड़ाऊंगा, तुम कम्युनिकेशन संभालो और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताओ कि मैं क्या कर रहा हूँ।